हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखें। हम पहले पार्ट के अंदर वायुदाब और वायुदाब के महत्व के टॉपिक को क्लियर करवा चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, वायुदाब के वितरण को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। जो पहला प्रकार होता है वो होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो दूसरा होता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल को हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि वर्टिकल क्या होता है। देखिए, एक सीधी लाइन, ठीक है, इस लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। वहीं अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एक सीधी लेटी हुई लाइन, जो कि इसका एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज हम इसको बोलते हैं। चलिए फिर आइए हम समझते हैं वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पर समझते हैं। जी देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सी फ्लोर, यानी कि हम एक सी सरफेस की को हम बनाते हैं। मान के चलिए ये है हमारा सी सरफेस। ठीक है, सी सरफेस यानी कि समुद्र की सतह। अब देखिए जी, होता क्या है कि जो हमारा जो सी सरफेस होता है, सी सरफेस पर वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर पड़ता है। क्या पड़ता है, वर्टिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, सी सरफेस पर सबसे ज्यादा हमें वायुमंडलीय भार देखने को मिलता है। यहाँ पर कितना प्रेशर आपको देखने को मिलता है जी, ये मिलता है 1013.25 मिली बार। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो मतलब अगर हम सी सरफेस से अगर हम ऊपर की ओर बढ़े, सी सरफेस से अगर हम ऊपर की ओर बढ़े तो हर 10 मीटर पर 1 मिलीबार टेम 1 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपको जो वायुमंडलीय भार है वो कम होता है। ठीक है, ये औसत दर है, ये इसकी एवरेज रेट है। ठीक है, जैसे आप सी सरफेस से हर 10 मीटर अगर आप ऊंचाई पर जाते रहेंगे तो आपको 1 मिलीबार आपको वायुमंडलीय भार आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा जो समुद्री सतह है, समुद्री सतह पर इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय भार होता है, वो कितना होता है, 1013.25 मिलीबार। जैसे ही आप समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, समुद्री तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 मिलीबार के आसपास। आप जरा यहाँ पर एक फैक्ट को और ध्यान दीजिए कि देखिए, जैसे जैसे आप समुद्र तल से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे आप समुद्र तल से दूर होते जाएंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी गिरता चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने पढ़ा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि वायुमंडलीय दाब का क्षैतिज वितरण हम यहाँ पर समझेंगे। तो फिर से समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक सीधी लेटी हुई रेखा। ठीक है, इस तरह की लाइन, और इस लाइन का जो एंगल होता है वो क्या होता है, इसका 180 डिग्री इसका क्या होता है, एंगल होता है। और इस 180 डिग्री एंगल वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर समझते हैं वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज वितरण को। वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। पहले हम यहाँ पर इस लाइन को समझने से पहले एक शब्द को हम जान लेते हैं, वो है अक्षांश को। देखिए, जो अक्षांश है, जो अक्षांशीय रेखाएं होती है, ये भी कैसे होती है, ये भी 180 डिग्री पर इसकी रेखाएं होती है, इनका एंगल 180 डिग्री होता है। चलिए पहले समझते हैं इसको एक फोटो के माध्यम से। देखिए, आपको यहाँ पर दो तरह के ग्लोब दिखाई दे रहे होंगे, एक पॉइंट ए वाला और ये बी वाला। पहले हम इस ग्लोब को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये सीधी लेटी हुई लाइन है ना, और इनका जो एंगल कैसा है, इनका एंगल है 180 डिग्री, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, यानी कि क्षैतिज रेखा हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। इसके ये जो आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है,
इस लाइन को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। यह अर्थ के बिल्कुल सेंटर में हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो जी ये होती है 0 डिग्री पर होती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा। अर्थ के इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, और अर्थ के इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए फिर हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन होती है, यानी कि ये जो अक्षांशीय रेखा होती है, जिसे हम क्षैतिज रेखा भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ये अक्षांशीय रेखा किस चीज को शो ऑफ करती है, तो जी ये शो ऑफ करते हैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर को। ठीक है, ये अक्षांशीय रेखा किनको शो ऑफ करती है, लो प्रेशर को और हाई प्रेशर को। अब देखिए क्या है कि जब ये अक्षांशीय रेखा जब हाई प्रेशर को या लो प्रेशर को जब शो ऑफ करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्षैतिज वितरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो अक्षांशीय जो रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वायु दाब का क्षैतिज वितरण भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अक्षांशीय वितरण को, अगर वायु दाब का अक्षांशीय वितरण अगर हम करते हैं तो हम इसको क्षैतिज वितरण क्यों बोलते हैं, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे अगर हम इस अक्षांशीय रेखा की बात करें, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, तो लैटिट्यूड के आधार पर हमने पूरे के पूरे अर्थ को 7 प्रेशर बेल्ट के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। कितनी बेल्ट के अंदर, 7 प्रेशर बेल्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड कर रखा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ से बताता हूँ कि देखिए, जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा इसका जो एंगल क्या है, 0 डिग्री इसका एंगल है। ठीक है जी, 0 डिग्री इसका एंगल है। अब मान के चल लीजिए ये 10 डिग्री नॉर्थ है और ये 10 डिग्री क्या है, साउथ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ ये है आपका नॉर्थ, और भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ ये है आपका साउथ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 10 डिग्री नॉर्थ है और 10 डिग्री साउथ है, तो यहाँ पर किस तरह का प्रेशर देखने को मिलता है, लो प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है जी। अभी लो प्रेशर क्यों देखने को मिलता है, इसके हम बहुत सारे फैक्टर हम आगे चल करके हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा तापमान पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर के फैलने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। वही अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो देखिए नॉर्थ पोल में सबसे सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पर पड़ता है, यानी कि अर्थ का सबसे जो ठंडा पार्ट है वो हमारा नॉर्थ पोल होता है। यहाँ पर टेम्परेचर -40 या -50 तक भी यहाँ पे आराम से जा सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड हो जाने की वजह से यहाँ पर हवाएं बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जो एयर प्रेशर है, जो वायुमंडलीय भार है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो यहाँ पर कैसा होता है, वो हाई प्रेशर का होता है। हाई प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर करते करते हमने इस पूरे अर्थ को कितने भागों में बांट रखा है, 7 भागों में बांट रखा है। 7 प्रेशर बेल्ट में हमने इस पूरे अर्थ को हमने यहाँ पे बांट रखा है। ठीक है, अब देखिए अब आपके सामने दूसरा ग्लोब है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि इसकी यहाँ पर जो रेखाएं हैं, इसकी यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो कितने डिग्री की है जी, ये 90 डिग्री की रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं वर्टिकल बोलते हैं। हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है जी, और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले कटिबंधों, देखिए हमने पहले कहा था कि जो पृथ्वी पर कितने तरह की बेल्ट पाई जाती हैं, 7 तरह की यहाँ पर बेल्टें पाई जाती हैं, जैसे कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, अब इन 7 तरह की बेल्टों को हमने 4 समूहों में बांट रखा है। वो 4 समूह कौन कौन से हैं, पहला है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा है उपोषण उच्च दाब पेटी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरी है उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और चौथी और आखिरी तरह की ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। चलिए अब हम जानते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी।
इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इक्वेटेरियल लो प्रेशर बेल्ट। इस बेल्ट को समझने से पहले हम पहले 7 बेल्टों को देख लेते हैं। तो जी देखिए, ये रही आपकी 7 बेल्ट। देखिए होता क्या है कि ये जो आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है, ये होती है 0 डिग्री पर, और इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, यानी कि इसको हम इक्वेटर लाइन भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो देखिए जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की ओर चलोगे, यानी कि यहाँ की ओर चलोगे, तो ये वाला जो रीजन पड़ जाता है, ये पड़ता है हमारा नॉर्थ पोल। और जस्ट इक्वेटर से अगर आप नीचे की ओर चलोगे तो ये रीजन पड़ता है हमारा साउथ पोल। ठीक है जी। तो फिर हम जिस इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये लोकेशन है 0 डिग्री से, यानी कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ की ओर और 10 डिग्री साउथ की ओर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपको जो प्रेशर बेल्ट देखने को मिल रही है, जैसे कि अगर आप इक्वेटर से ऊपर की ओर जाओगे तो आपको ये कौन सी बेल्ट देखने को मिल रही है, सब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये आपको कहाँ देखने को मिल रही है, नॉर्थ की तरफ देखने को मिल रही है। और जस्ट वही अगर आप नीचे की ओर आओगे तो नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगी, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ही देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन है जी साउथ के अंदर। तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये जो प्रेशर बेल्ट है 7 तरह की है। ठीक है। अगर हम इक्वेटर से ऊपर की बात करेंगे तो हम इन सब में नॉर्थ लगाते चले जाएंगे, जैसे कि नॉर्थ पोल। ठीक है जी। अब जैसे कि इसको बोलेंगे हम नॉर्थ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और जैसे अगर आप नीचे की ओर जाओगे तो आप इसको बोलोगे साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो देखिए क्या है कि जैसे जैसे अगर हम नॉर्थ की बात करें तो वैसे ही प्रेशर बेल्ट की जो सिचुएशन है वो आपको साउथ में भी देखने को मिलेगी। तो फिर चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पर समझते हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहाँ पर है। इसकी पर हम लोकेशन देख ले, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको मिलेगी 10 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है जी। और 10 डिग्री साउथ में। ठीक है। अब जरा आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट क्यों हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर हमारा बन क्यों रहा है, इसके बनने के कुछ 3 कारण है। तो आप पहले कारण को यहाँ पर समझिए कि पहला कारण कौन सा है। देखिए पहला कारण कौन सा, देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो सन की जो किरणें हैं, जो सूर्य की जो किरणें हैं, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़ती है। ठीक है। और ये जो सन की जो किरणें हैं जो 90 डिग्री पर यहाँ पर भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, ये पूरे 12 महीने पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो फैल जाती हैं। ठीक है। जब हवाएं फैलती हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा लो प्रेशर हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए पहला तो हमारा पॉइंट हो गया कि भाई सूर्य की किरणें यहाँ पर 90 डिग्री पर पड़ती है और 12 के 12 महीने पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब जरा इसका दूसरा कारण समझिए। दूसरा कारण भी इसी से संबंधित है। देखिए ज्यादा तापमान बढ़ने के कारण, ज्यादा जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है, तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण यहाँ पर क्या होता है, जल वाष्पीकरण। ठीक है। एवोपोरेशन की एक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। तो देखिए एवोपोरेशन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाने के कारण यहाँ की जो वायु का घनत्व है, यहाँ के जो एयर की जो डेंसिटी है, एयर की डेंसिटी यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में कम होती है, जो हमारी जो ड्राई एयर होती है, ड्राई एयर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। और बल्कि जो जो नमी धारण करे हुए, यानी कि जो जो जल को धारण करे हुए जो हमारी जो वायु होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या बढ़ता है, लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये तो हो गए आपके 2 पॉइंट यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है जी। अब आप इसका तीसरा कारण समझ लीजिए कि तीसरा कारण वो कौन सा है कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो जी देखिए तीसरा कारण है अर्थ की रोटेशन। देखिए हमारा जो अर्थ है आपको पता है कि रोटेट करता है, तो उस रोटेशन के कारण एक तरह का बल, एक तरह का फोर्स क्रिएट होता है। उसको हम हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं यहाँ पर। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा वर्क करता है इस इक्वेटर पर। ठीक है जी। अब इस बल का काम क्या होता है, देखिए
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करता है, हवाओं को इस प्रेशर बेल्ट से ऊपर की ओर धकेल देता है। ठीक है जी, अगर यहाँ पर हवाएं होंगी तो यहाँ से इस चैनल से ऊपर की ओर धकेलने का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं होती हैं यहाँ पर कम हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की सारी हवाएं तो यहाँ से उठ करके ऊपर की ओर चलेगी, यहाँ से उठ करके ऊपर की ओर चलेगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में चलेगी, जिस वजह से यहाँ पर क्या पड़ता है, लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हमारा हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो दो जगह हो रहा है, एक 10 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है जी, एक 10 डिग्री नॉर्थ में और एक 10 डिग्री साउथ में। तो हमारी ये वाली एयर प्रेशर बेल्ट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए जी, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए ये जो मैंने आपको जो तीनों पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको इस पीडीएफ में आपको इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए फिर यहाँ पर धरातलीय पवनें नहीं चलती। देखिए यहाँ पर धरातलीय पवनें क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो हवाएं हैं यहाँ पर कम है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, हवाओं को ऊपर की ओर धकेलने का काम करती है। जब यहाँ पर हवाएं बचेंगी ही नहीं, बहुत कम बचेंगी, तो यहाँ पर आपकी पवनें यानी कि जो विंड है वो भी नहीं चलेंगी। ठीक है, चलिए फिर ये वाला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिर क्या है कि भाई देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चल रही है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, संवहन धाराओं का निर्माण होता है। ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको डोलड्रम बोलते हैं, डोलड्रम। ओके, चलिए फिर ओके, तो फिर देखिए हमारा यहाँ पर जो आज का जो वीडियो था, आज के वीडियो में हमने बस यहीं तक ही आज हमने पढ़ना था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो आगे की वीडियो के अंदर हम ये सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।